हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। जीएस 5 का आज क्वेश्चन जो कल आपके ग्रुप पे गया था, अभी हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने के पहले बताऊंगा कि देखो, डेली 11 बजे जीएस 5 और जीएस 6 की क्लासेस आपके पास जा रही हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये डे 33वीं क्लास ये आपकी होने वाली है। लगभग 33 टॉपिक्स हमने आपकी कंप्लीट करा दी है। 100 टॉपिक्स का, 100 क्लासेस का हमने आपको वादा किया था, इसमें से 33वीं क्लास आज की आपकी जाने वाली है। अब देखो, कई सारे लोग जो पहली बार वीडियोस देख रहे होंगे, एक तो ध्यान देना यार कि पहले सारी वीडियोस आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके पहले बहुत सारी क्लासेस करा दी गई हैं, उन्हें जरूर करना। प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से जाके देख लेना। अब देखो, GS 5 और 6 भाई 400 नंबर का पेपर है। आप यहाँ से 220 प्लस का टारगेट रखो। अगर 220 प्लस करके, तो जाहिर सी बात है ना कि फिर रिजल्ट कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले ये 400 नंबर की तैयारी जो ऑप्शनल की जगह पे आई है, इसको कर ही जाओ। अब आते हैं हम लोग बात, एक सर जो क्वेश्चंस आप करा रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जाके जरूर जुड़ जाओ। पीसीएस अभ्यास के नाम से टेलीग्राम पे टाइप करोगे, मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्विजेस, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आते हैं और बहुत सारी चीजें वहाँ पे हैं। यहाँ जुड़ जाओ। डेली 11 बजे ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, एक दिन पहले ये क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। बीच में हमने 5 कॉपी डेली आप लोग की चेक कराते थे, वो बीच में ब्रेक हो गई थी किसी कारणवश। बट अब हम लोग उसको फिर से रीस्टार्ट कराएंगे, और डेली इसमें हम लोग 10 कॉपी का टारगेट रख रहे हैं, डेली 10 कॉपी। तो आप चाहो तो सेम क्वेश्चन पे डेली क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो। प्रैक्टिस करके लोग भेज रहे हैं, लेकिन अब तो कॉपियां बीच में थोड़ा 5-7 दिन नहीं चुकी हैं। अब वो कॉपियां फिर से चेक करना स्टार्ट होने वाली है, उनकी संख्या दोगुनी कर देने वाली है, ठीक है। डेली 10 कॉपियां चेक होंगी, तो आप लोग जरूर लिख के भेजो, ठीक है। एक तो क्या है कि भाई 2 क्वेश्चन का ऑलरेडी हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया था। आप चाहो तो वो कर ही रहोगे, जो कर भी रहोगे उसको, वो भी इसको जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन अलग है, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों टॉपिक सेम नहीं है। कि इस तरह से कराना तो फिर हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस को पहले ध्यान देते हैं। जो दोस्त नए जुड़ होंगे, वो एक बार जो हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस लगातार हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब क्वेश्चन देखो अपनी आपकी स्क्रीन पे क्या है कि भाई ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों पे चर्चा करना है। सबसे पहले हम लोग भाई इंट्रो में सीधा, तो इंट्रो पहले आप यही समझा दो भाई ई गवर्नेंस है क्या। तुमको पता है भाई कि उत्तर प्रदेश सरकार या हमारा जो राज्य है, वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य तो क्या होगा कि गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन पे काम करना होगा, सुशासन को बढ़ावा देना होगा। हमको पता है कि सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो क्या है? ई गवर्नेंस, कि भैया हम लोग ई गवर्नेंस को बढ़ावा दें। तो सुशासन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही है, बहुत ढेर सारा सुधार कर रही है। अब ई गवर्नेंस है क्या? जो सरकारी एजेंसियां हैं, जब वो सूचना प्रदाता के रूप में या सरकारी एजेंसियों की तरह सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ठीक है। ई गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब समझे तो सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है, प्रयोग करना जो सरकारी एजेंसियां हैं। यानी गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। अब देखो, ई गवर्नेंस के 4 टाइप्स हो गए। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, और आगे आपका आ गया G2E, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो ये आपको क्या करना ना कि आप ई गवर्नेंस पे कभी भी क्वेश्चन आए, ये चार्ट आप जरूर बना देना इंट्रो लिखने के बाद, ठीक है। इंट्रो लिखने के बाद ये चार्ट बना देना। चार्ट बनाने से क्या होगा कि प्लस 0.25 मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे। तो एक एक नंबर का हमारे यार, तो आधे आधे नंबर, एक नंबर जो भी मिलना है, क्योंकि इस तरीके से आप अगर आधा नंबर, एक नंबर अपने आंसर में बढ़ाते चले गए, तो उसमें 20 क्वेश्चन है, तो आधे नंबर ही पर क्वेश्चन में बढ़ाओगे भैया, 10 नंबर तो सीधे मिलने वाले हैं। 6 पेपर हैं, इस तरीके से आप सोचो तो 60 नंबर की ज्यादा बात आती है। तो जो छोटे छोटे सुधार बताए जा रहे हैं, वो जरूर आप लोग करते चलिएगा। तो ई गवर्नेंस है क्या? ई गवर्नेंस आप लोग समझ लिए। अब देखो, गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है। मैंने इंट्रो आपको बोला था कि इंट्रो आपको क्या करना है, 20 to 30 वर्ड्स, 200 शब्द में ही है, 20 से 30 शब्द में। कंक्लूजन बेहतरीन तरीके से 20 से 30 शब्द में लिखिए। बाकी सारा जो वर्ड लिमिट है, वो आपको मेन बॉडी पे देनी है। मेन बॉडी कभी भी लिखिए तो ये दिमाग में रखना है किन किन चीजों का हम आंसर लिखते समय। तो पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, वो है यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। सेकेंड चीज, एग्जाम्पल्स का बेहतरीन प्रयोग करो। केस स्टडी कुछ मिल जाए तो केस स्टडी का प्रयोग करो, ठीक है। इन चीजों का, इन बेसिक से चीजों का दिमाग में, और कभी भी नंबरिंग के बुलेट पॉइंट की जगह पे कोशिश करो कि नंबरिंग को वेटेज दो, जैसे 1 नंबर 2 नंबर,
इस तरीके से आप कभी भी नंबरिंग बेटर रहेगा कि ज्यादा फोकस करो। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देखोगे गवर्नमेंट ने कईयों इनिशिएटिव लिया है, 2500 इनिशिएटिव लिया है। मैंने आपको कोई बुक सोर्स पढ़ रहोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने स्टार्ट होंगे। बस इस आंसर को ध्यान में रखते हुए ये रखना कि कोशिश ये करना है कि किसी एक क्षेत्र, अब पता चले कि 5 एग्जांपल से हो और एक एग्जांपल 3 क्षेत्र से संबंधित हो, थोड़ा इनसे बचना है। कोशिश करना है कि ई गवर्नेंस को थोड़ा डायनेमिक रखना है, ठीक। तो मैंने क्या लिखा कि यार कि कम से कम 6 कार्यों पे कोशिश करिए आप लोग चर्चा करने का, क्योंकि 6 कार्यों पे एक पे 20 वर्ड भी लिखोगे तो 120 सब मेन बॉडी में हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन बॉडी में। तो जैसे पहला मैंने एग्जांपल आपको लिखा है, ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ई जिला कार्यक्रम या ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब देखो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हो क्या रहा है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत क्या किया कि जितने भी पब्लिक सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जितने भी नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, उनको कंप्यूटराइज्ड करने की, उनको कंप्यूटराइज्ड करने पे जोर दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या वो पब्लिक सेंट्रिक सर्विसेज है क्या, फॉर एग्जांपल ई कंप्लेंट की बात, पीडीएस की बात, पेंशन से संबंधित बात हो, खतौनी से संबंधित बात हो, तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों की कंप्यूटराइज करने की बात की गई है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे आप चर्चा कर सकते हो। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल पे सेपरेटली भी क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में 125 वर्ड में आ सकते हैं। तो अभी कुछ इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है। आपका काम क्या है कि एक बार थोड़ा सा समाधान पोर्टल को पढ़ लेना। हालांकि आने वाले समय में हम लोग समाधान पोर्टल पे भी काम कर लेंगे, लेकिन एक ही टॉपिक पे 3-4 दिन काम करना बेटर नहीं है। तो हम लोग घूम टहल के सारे एरियाज को कवर करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो समाधान पोर्टल भी क्या है, समाधान पोर्टल भी एक ई कंप्लेंट पोर्टल है, इसका एप्लीकेशन भी है, ठीक है। ये समाधान पोर्टल, समाधान योजना भी करके पेपर में क्वेश्चन आए तो समझना इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या ये एक ई कंप्लेंट पहल है, इसमें किया क्या गया है, देखो कि पूरे चरण को, पूरी चेन को ही बताया गया है। आप अगर एप्लीकेशन पे जाओगे तो क्या है कि कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करो अपना, ठीक है। आप चाहो तो टाइम टू टाइम अपनी कंप्लेंट की क्या स्टेटस है, क्या उसको देखा गया, उस पर कुछ काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसके स्टेटस को चेक कर सकते हो, उसकी स्थिति को चेक कर सकते हो। इस पोर्टल पे आप चाहोगे कि आपको लगता है कि नहीं डिले हो रहा है, तो आपके पास रिमाइंडर सेंड करने का ऑप्शन है। भाई सेंड रिमाइंडर, रिमाइंडर भेज दो कि भैया हमने जो कंप्लेंट दर्ज की है उस कंप्लेंट पे क्या प्रगति दर्ज की गई है बताइए हमको। तो रिमाइंडर सेंड करने का ऑप्शन दिया गया है, रिमाइंडर सेंड करने का। लास्ट में मान लो कि भाई आपको फीडबैक बताना है, आपकी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया तो फीडबैक देना कि भाई कि बेहतरीन हुआ है, नहीं हुआ है, बहुत टाइम टेकन हुआ है, क्या है। तो आपसे योर फीडबैक, आपका फीडबैक यहाँ पे देने के ऑप्शन है। यानी इनडायरेक्टली समझो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का है। या एक जगह पे आप रजिस्टर कर रहे हो कंप्लेंट को अपने, और पूरी कंप्लेंट कंप्लीट हो रही है और फीडबैक तक के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। समाधान पोर्टल में ये ऑप्शन आपको दिए गए। इसी तरह से एग्जामिनेशन में देखोगे ई परीक्षा करके एक पहले स्टार्ट की गई, क्यों, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट, तो जो खाली पोस्ट है उन पे नियुक्तियों से संबंधित ई परीक्षा कार्यक्रम। अब इसमें क्या क्या कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कि जितनी भी एग्जामिनेशन एजेंसीज हैं, चाहे वो यूपीपीएससी आयोग हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो या अन्य डिफरेंट आयोग हो, उन सभी लोग को बोला है कि भाई कि आप इस ई परीक्षा योजना के तहत आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक अंतिम चरण ना आ जाए, यानी जब तक रिजल्ट ना निकल जाए, पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखनी है ताकि उस तक कोई भी एक्सेस कर सके, जो ट्रांसपेरेंसी है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो ई परीक्षा के ऊपर आप लोग चर्चा कर सकते हो। इसी तरीके से भूलेख, भूलेख करके एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ये लैंड रिकॉर्ड संबंधित, आप आज तहसील पे अपने जाओ तो खसरा खतौनी निकालने में कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को ही कंप्यूटराइज्ड करने की बंदोबस्त की गई है भूलेख अभी जो कार्यक्रम है उसके तहत, ठीक है। तो भूलेख भी आप चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अच्छा नेक्स्ट के पहले एक चीज ध्यान देना, यूट्यूब पे देख भाई, एक तो प्रयास जो हम लोग का 5वें और 6वें का 100 डे प्लान चल रहा है, ये चल रहा है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि यार एक बार इसको 100 डे तक फॉलो करो, ठीक है। देखो 2000-2500 लोग इस वीडियोस को 2 दिन में 3 दिन में देख ले रहे हैं, 2 दिन में, यानी ये एक इतने लोग एटलीस्ट डेली 2-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा 1-2 क्वेश्चन वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप सोचो कि जो ये लोग जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, इनका 220 क्लास करना बहुत ईजी है, ठीक है। मुझे अगर 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करना होता तो अब तक मैं उतना कर चुका हूँ। मतलब हम लोगों ने आज 33वीं क्लास है तो 33 क्वेश्चन कंटिन्यूसली डिस्कस किया है। साथ ही साथ पॉलिटी और हिस्ट्री, अभी देखो 15,000 एमसीक्यूज की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें पॉलिटी आपकी रमन सर के द्वारा कराई जा रही है, ठीक है। इसको कर लेना, सितंबर लास्ट आते आते आपकी 15,000 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगी, इसका लोड नहीं लेना है।
हिस्ट्री में देखेंगे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, मेडुअल हिस्ट्री अब लगभग कंप्लीट हो गई है क्योंकि मुगल कंप्लीट होने वाले हैं। अब मुगल लिटरेचर्स बचे हैं, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन बचा है, सिख संप्रदाय, सिख धर्म बचा है। सिख धर्म क्या, पूरा सिख साम्राज्य और आपका जो मराठा साम्राज्य, इसी में इंक्लूड करा के कंप्लीट कर देंगे, यानी ये भी अब आपका कंप्लीट ही हो गया है। इसके बाद से आपका मॉडर्न स्टार्ट होगा। देखो एंशिएंट मेडुअल अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आप मत समझना कि यार मतलब अब कोई कई सारे ऐसे सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना केवल एंशिएंट हिस्ट्री में टाइम लगता है। तो अपने आप में एक विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब देखोगे घटना चक्र 800 पढ़ने की आती है केवल यही। तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री। जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद से रमन सर एक नया सब्जेक्ट उठा लेंगे, एक नया सब्जेक्ट मैं उठा लूंगा। तो सितंबर लास्ट तक का वेट करो, 15,000 एमसीक्यू कंप्लीट करा देंगे। डेली 50 के करीब में एमसीक्यूज चल रहे हैं, अभी उनको आपको धैर्य के साथ करते रहना है, ठीक है। उसमें हम लोग भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, ठीक। इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारे आरओ की प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ हमारी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। इन दोनों ही टेस्ट सीरीज में जो जीएस और करंट अफेयर के टेस्ट होंगे उसका फुल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है, फुल डिस्कशन किया जाएगा। और वो डिस्कशन कौन करेगा, तो ये रमन सर और मैं, हम दोनों लोग ही मिलकर इस डिस्कशन को करेंगे। साथ ही साथ प्रयास बैच एक हमने स्टार्ट किया था, ये 2 क्वेश्चन का एक बैच है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको डेली लिखना होता है, 50 टॉपिक्स आपको सेंड किए जाते हैं। पहले ही आपको उन 50 टॉपिक पे तैयारी करनी होती है और डेली 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उन 2 क्वेश्चन को लिखना होता है। उस लिख के आप उस ग्रुप में भेजते हो, आपकी कॉपी चेक होती है, आपको मॉडल आंसर दिए जाते हैं, फीडबैक्स दिए जाते हैं और टाइम टू टाइम टीम आपसे बातचीत कर लेती है, चाहे वो गूगल मीट के थ्रू ग्रुप में चैटिंग ऑन करके, या आपको भी बात करनी है तो आप मैसेज करके कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, 1-2 मिनट का बीच में प्रचार था बट जरूरी था। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे एक नंबर दिया गया होगा, भैया इस पे संपर्क कर लेना, इस पे व्हाट्सअप वगैरह कर लेना। अब लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब तक हम लोगों ने कुल 4 पहल देख लिया, अब लोग आते हैं 5वें पहल पे। नहीं पता क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय पढ़ा था। तो देखो यूपी HAAR ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया था, तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एच का मतलब होम गार्ड, ए का मतलब ऑटोमेशन एंड रोटेशन, ठीक है। अब देखो कि होम गार्ड की जो कार्य पद्धति है, मतलब होम इसका एम क्या बेसिकली कि होम गार्ड की नियुक्ति, मतलब जहां पे इनका काम करने का वो कल्चर है बेसिकली, उसको ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्योंकि होमगार्ड से वास्तव में आपको बताना कि ड्यूटीज बहुत ली जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा ड्यूटी और सबसे ज्यादा मैं बोलूँ कि जो कार्य की खराब स्थिति है जो वो यहीं पे है, ठीक? अब इसमें बहुत ज्यादा सुधार किया जा रहा है, ठीक। तो आप इसमें चर्चा कर सकते हो। इसके साथ साथ स्टेट डाटा सेंटर, ये तो और भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा इसको कहीं ऊपर ही लिखना। स्टेट डाटा सेंटर क्या क्या गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट मिशन के तहत, ठीक है, लखनऊ में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई। लखनऊ में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई। लखनऊ में जो स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है, इसमें किया क्या जाता है यहाँ पे कि विभिन्न विभागों के जो डाटा है वो यहाँ पे सेंड किए जाते हैं। खास तौर पे वो उन विभागों के और उन डाटाओं को यहाँ पे सेंड किया जाता है जिनकी जरूरत पड़ सकती है किसको, जन सेवा केंद्रों। आप जन सेवा केंद्र जानते हैं, आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जन सेवा केंद्र इस इंफॉर्मेशन कहाँ से देते हैं, जो ये स्टेट डाटा सेंटर लखनऊ में जो जो इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है उनके थ्रू वो आपको देते हैं। तो जन सेवा केंद्रों के थ्रू किसको जानकारी मिलती है, आम नागरिकों को जानकारी मिलती है। तो आप स्टेट डाटा सेंटर के बारे में भी लिख सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट क्या है, देखो विभिन्न विभागों, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, वाणिज्य विभाग हो, इन सभी विभागों में जो कर प्रणाली है, ठीक है, जो क्रय प्रणाली है, जो परचेजिंग सिस्टम है, उनको सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ई प्रोक्योरमेंट लेके आ गया था, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट लेके आ गया था। इसके साथ आप चाहो, जैसे मैंने 7-6 बोला था, मैंने 7 के ऊपर आपको चर्चा करके बता दिया। इन 7 डायमेंशन पे आप चर्चा कर सकते हो, इन 7 कार्यों में आप चर्चा कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एफर्ट्स, अभी बताओ कि गुड गवर्नेंस के ऊपर एक इंडेक्स आई थी 2021 में, ठीक है, हालांकि इसका काम यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। देखना समय के साथ गुड गवर्नेंस में यूपी और भी अच्छा करेगा। हालांकि 2021 में इसकी 5th रैंक थी, यूपी की 5th रैंक थी, यानी गुड गवर्नेंस में यूपी बेटर तो कर ही रही है। यही रीजन है कि सुधार हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ आप चाहो तो प्रेरणा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक कार्यक्रम पहल था, इस पर चर्चा कर सकते हो। ई पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, मतलब इसमें IAS IPS और कुछ अन्य सर्विसेज को छोड़ के बाकी सभी लोग इसमें ग्रुप A B C D के और लोग शामिल हैं। ई पेंशन स्कीम है। निवेश मित्र
मित्र एक पोर्टल स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया? इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। उद्यमियों को सुविधाजनक तरीके से वहां पे अपने रजिस्ट्रेशन कर सकें, ट्रैक कर सके अपनी जो रजिस्ट्रेशन को। इन सभी चीजों के लिए क्या है कि निवेश मित्र पोर्टल स्टार्ट किया गया था। तो आप प्रेरणा पे चर्चा कर सकते हो, आप ई पेंशन पे चर्चा कर सकते हो, आप निवेश मित्र पे चर्चा कर सकते हो। तो 7 तो भैया ऊपर मैंने समझा दिया, ये 3 यहाँ पे 10। अब इनमें से किसी 6 के ऊपर दिमाग में रखना, आपको लिखना रहेगा, ठीक है, किसी 6 के ऊपर। अब बात आती है निष्कर्ष के ऊपर। तो ऊपर की कहानियां देखें तो ये तो पता चल गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो समग्रतः कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, ठीक है, बेहतरीन काम कर रही है। अब देखो जब गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के सेक्टर में काम करेगी, ठीक है, तो यानी क्या वो क्या कर रही है कि सभी विभागों की डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। और सभी विभागों के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जो पारदर्शिता और जवाबदेहिता, सभी विभागों की पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। और पारदर्शिता और जवाबदेहिता अगर सुनिश्चित होगी तो क्या होगा? गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। गुड गवर्नेंस से जुड़ के पारदर्शिता और जवाबदेहिता से जुड़ते हुए आप एक कंक्लूजन यहाँ पे बता सकते हो। आप चाहो तो एक काम चुनौतियों के ऊपर लिख सकते हो भैया कि ई गवर्नेंस के सेक्टर में ई गवर्नेंस को प्रभावी बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। खासतौर पे जो डिजिटल गैप है इन सब के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। जो डिजिटल गैप है इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। रूरल टू अर्बन, ठीक है, और जेंडर बेस्ड जो डिजिटल गैप है, इन सब के ऊपर क्या है कि यहाँ पे चर्चा आप चाहो तो कर सकते हो। यानी इनकी चुनौतियों के ऊपर भी पॉइंट्स लिख के आप कंक्लूजन कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि क्लासेस आपको समझ में आई हो, ठीक है। एक बार फिर से आप 1 मिनट में रिवाइज कर लो कि ई गवर्नेंस क्या है। इसके ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर्मेटिंग बता दिया। ये चार्ट आप लोग जरूर बनाना, ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाना है, ठीक है। ई गवर्नेंस है क्या, ये समझा दिया। तो सरकारी एजेंसियों के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, नॉर्मली अगर सिंपली बात बोले तो ये आपकी ई गवर्नेंस है। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी विभागों के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट सुशासन को बढ़ावा देना चाहती है। हमको पता कि सुशासन के कुल 8 सिद्धांत हैं, उन 8 सिद्धांतों पे प्रगति के लिए आते हैं। सुशासन एक टॉपिक आप यह इस्तेमाल करना, होमवर्क लिख जाओ, आप लोग थोड़ा सुशासन पे कंटेंट तैयार करना है। नेक्स्ट कभी आगे आने वाले ड्यूरेशन में मैं एक सुशासन पे क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ई दृष्टि प्रोग्राम पे, समाधान पोर्टल पे, ई परीक्षा, भूलेख, ठीक है, थोड़ा सा प्रचार, फिर यूपी HAR, स्टेट डाटा सेंटर, ई प्रोक्योरमेंट, इन सब पे चर्चा किया, ठीक है। तो इसके बाद से कंक्लूजन हमने कर लिया। ये दिमाग में रखना है कि आप लोग को इस तरीके से एटलीस्ट 2 आंसर्स खुद भी GS 5 और 6 के लिखने ही लिखने होंगे। ये चीज एकदम दिमाग में रखो। प्रीलिम्स 4 महीने का टाइम है। मैं तो यही कहूंगा यार कि प्रीलिम्स मत रुकने देना, क्योंकि GS 5 और 6 पे इतना काम अगर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स के बाद ही काम आएगा। तो प्रीलिम्स आप लोग को फोड़ना है, चाहे जैसे भी फोड़ना हो। जय हिंद।